एक भी ऐसा नेता जहीन भाटी जी एक क्विक जवाब, फिर मैं आगे चलूंगा एआईएमआईएम के नेता के बाद। भाटी जी चलिए, आपने इन पर आरोप लगाया कि ये हिंदुओं को भड़काते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। आपके नेताओं पर इन्होंने आरोप लगा दिया कि आपके नेता नाम समेत वो मुसलमानों के फेवर में ऐसे बयान देते हैं कि हिंदू वोट उनके हर बयान के साथ आपके कुछ वोट गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी ने अपने दूसरे सेगमेंट में दो बातें कही। नंबर एक तो इन्हें कोई मुसलमान योग्य उम्मीदवार मिल नहीं पाता है। दूसरे, मुसलमानों के अंदर जहर भरा हुआ है, उस जहर को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं राकेश त्रिपाठी जी से चाहूंगा कि अगली बार जब आपका नंबर आए थोड़ा विस्तार से अगर बता दें, आपकी कृपा होगी। मैं संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, क्या राकेश त्रिपाठी जी के बातों का ये आशय निकाला गया, ये उचित है जो राजकुमार भाटी ने निकाला? देखिए, राजकुमार भाटी जी ने उसको अपने राजनीतिक लाभ हानि का नुकसान गणित करके उसी अनुसार से जरूर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया। और स्वाभाविक है कि अब समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों का समर्थन करे और नेशनल टेलीविजन पर उनके अपने लाभ हानि का गणित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की ये पहल जो है वो उसे काम आएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुत एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मुस्लिम समाज कितना आगे बढ़ कर के इन चीज़ों को लेता है। क्योंकि दुर्भाग्य रहा है, आप 2004 का देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मुसलमानों में आम राय थी कि वो कोई भी बात मुसलमानों के खिलाफ नहीं किया। उस समय आप देखिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का डेटा, तो उस समय भी मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था। उस समय के मंत्री एचआरडी मिनिस्टर जो है मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने बड़ा ऑर्बिटल और क्वांटम जंप किया था फंडिंग को लेकर के। और एक आम धारणा बनी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का मतदाता एक काम कर रहा है। वो उस समय भी काम कर रहा था, आज उससे पहले से बेहतर हुई है। लेकिन जिस प्रकार का विपक्ष का नैरेटिव है बनाने की कोशिश है और जो रहा है इस देश में 70 साल में, उन्होंने ये घोषित कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करने का मतलब है कि मुसलमानों के आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी, मुसलमानों के जो हित हैं वो खतरे में आ जाएंगे। अब सवाल है कि हम मुसलमानों का कौन सा हित खतरे में आ जाता है? यदि उज्ज्वला योजना आता है तो सारे मुसलमानों को भी लाभ मिलता है, हिंदुओं को भी मिलता है। यदि घर की योजना आती है तो मुसलमानों को भी मिलता है। बाकी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पीडीएस सिस्टम का हो, वो सबको समान रूप से मिलता है। तो जो दूसरा पहलू है वो आइडेंटिटी का सवाल। मुस्लिम समाज का 1947 के विभाजन के बावजूद भी मुस्लिम समाज के आइडेंटिटी के सवाल को जरूरत से ज्यादा कांग्रेस ने तवज्जो दिया, कांग्रेस ने उसको भड़काया। बाद में उनको, जिनको आपने जैसे कि वो त्रिपाठी जी ने कहा, क्रिमिनल एलिमेंट्स को उसका एक ढंग से मेंटोर बना दिया। और नतीजा हमारे सामने है। जब आप मुस्लिम सवाल को लेकर के आप आगे खड़े होते हैं राजनीति में, तो हिंदू का सवाल भी, पोलराइजेशन भी साथ साथ होता है। मुझे वो डर इस बात का है कि वो क्या ऐसे डोमिनेटिंग डिस्कोर्स में कितनी दूर तक जाएगा। आपने देखा होगा कि जो हलाला का प्रश्न था या ट्रिपल तलाक का मामला था, उसमें मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन यदि हम मान लें कि मुस्लिम महिलाओं का हिस्सा आप वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाया या नहीं कन्वर्ट पाया, तो थोड़ा आपको डेटा यदि आप खंगालेंगे तो निराशा हाथ लगती है। ठीक है। क्या मुसलमानों तक ये बात पहुंच पाएगी और क्या मुसलमानों की ठेकेदारी एक गुंडा तत्व उसको नहीं दे दी गई? ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी कांग्रेस से निकलकर ही बाहर आई है। कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप कि स्वतंत्रता और उसके बाद उनकी वोट बैंक के लिए लगातार तुष्टीकरण होता रहा। ब्रजमोहन जी, क्या कहेंगे आप इस बात से? बीजेपी इस नैरेटिव को 9 साल से बेच रही है और बेच के यहां पर आई है, क्या कहेंगे इस पर? दीपक जी, आपने बहुत गंभीर विषय पे आज चर्चा रखी है और मुझे लगता है कि
इतने सारे प्रश्न खड़े हो गए कि कुछ समय चाहिए होगा बोलने के लिए। देखिए कि हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, इनका मुद्दा मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, और ये मान सम्मान निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी दिया। भारतीय जनता पार्टी इस मान सम्मान को देने से पिछड़ गई। उदाहरण के लिए, जब आदरणीय मोदी जी को एक कार्यक्रम में टोपी पहनाई जाने लगी तो उन्होंने हाथ छिटक दिया। ये हाथ नहीं छिटका था, उन्होंने मुस्लिम समाज को एहसास कराया था कि मेरे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और उसको उन्होंने आगे चल के जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, एक भी टिकट नहीं दिया। आप उनका वोट चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको राजनीतिक महत्व नहीं देना चाहते। आप उनकी जो राजनीतिक स्थिति है उसमें आप उनकी कोई मदद नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रश्न है, आप उर्दू में कुछ भी छपवा के बंटवा दीजिए। मुद्दा ये कि क्या आप उन्हें मान सम्मान दे पाएंगे? उनके एक असम के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को मदरसे की जरूरत ही नहीं है। जो मामला उनके संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, जो मामला उनके धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको यदि सार्वजनिक रूप से एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से नकारता है, और उस पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री और उनका पूरा संगठन और एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री उर्दू में पुस्तकें बंटवा के और ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों को अपना बना लेंगे, तो मुझे लगता है शायद ये बहुत ही ऐसा एक विचार है जिस पे कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तीसरी जो सबसे इसमें अहम बात है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि अगर हमको बहुमत चाहिए और ज्यादा बहुमत चाहिए जिससे कि हम संविधान में परिवर्तन कर सकें, तो मुसलमानों को इस प्रकार से हम बरगला कर, इस प्रकार से हम उनको स्वप्न दिखाकर एक बार उनसे वोट ले लें, बहुमत आ जाए, उसके बाद जो हमको फैसला करना है कर ही लेंगे। आगे क्योंकि चलेंगे, एक बार जब मैं बहुमत EVM मिल जाता है की बात संसद में, मैं तो उसके बाद वोटर की हैसियत शून्य हो जाती सीधा है। सवाल आपसे, AIMIM मैं आऊंगा राकेश जी। पवन जी का मैंने एक भी बार बयान नहीं दिया। AIMIM उर्दू में मन की बात, आपको तो स्वागत करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात करी है, बीजेपी ने मान्यता तो दी कम से कम कि हाँ ये भी वोटर है। बहुत शुक्रिया दीपक साहब। उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान कहता है कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है, निश्चित रूप से जारी होना चाहिए, लेकिन ये ऑफिशियल बुलेटिन जारी होना चाहिए जैसे पहले जारी होता था। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू के माध्यम से ऑफिशियल बुलेटिन जारी होते थे। लेकिन प्रश्न यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि यहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा जारी कर रहा है, तो अब प्रश्न यहां से आ रहा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों जारी कर रहा है? दीपक साहब, एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा की हालत वही है जो अकबर के दरबार में तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह की थी। उर्दू में जारी करके क्या दिखाना चाहते हैं कि उर्दू क्या धार्मिक लैंग्वेज है? धार्मिक लैंग्वेज नहीं है। उर्दू में अगर इन्होंने बात कही है तो उर्दू को सिर्फ मदरसे तक ही क्यों सीमित रखा है? पूरे देश में इसको बुलेटिन को जारी करना चाहिए, और मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा को स्वास्थ्य के अलावा यह भी जारी करना चाहिए। उर्दू में लिखिए कि क्या मोदी साहब ने अपने मन की बात में 2014 से लेकर के 2023 तक मुस्लिमों के ऊपर टोपी के नाम पर, अजान हलाल के नाम पर किस तरह से हमले हुए हैं, इस पर भी होना चाहिए। कितने मुस्लिम ठीक है, मैं आऊंगा इस लिंचिंग पर। की मेरे गई ख्याल है, से इसका किसी भी चित्र होना कंट्रोवर्शियल चाहिए। पॉलिटिकल इशू को मन की बात नहीं छूता है पवन जी। बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ये नैरेटिव ही गलत है। मैं आऊंगा इस मोर्चा पर। जारी मेरे कर पास एक रहा है। शेर भी आज मैं सुनाऊंगा, सोचिएगा जरूर। Zee